हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड, और जिस सब्जेक्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो CUET का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आपका जो है सेक्शन थर्ड आएगा, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज। इन तीनों से आपके टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन आपको लेफ्ट करने हैं और 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन तीनों पार्ट से आएंगे, 25 आपके मैथ से, 25 रीजनिंग से और 25 आपके जनरल नॉलेज से। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है आप एक भी क्वेश्चन मैथ का ना लेफ्ट करें, और यही कोशिश लगातार हमारी जारी है। और हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टॉपिक के शॉर्टकट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को जो है तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मैथ का ना छूटे। तो अभी तक हम लोग जो है 2 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक उनको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना, उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, और आप भी जो है जिस कॉलेज को आप चाहते हैं, जो कॉलेज आप चाहते हैं वो कॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है ना, टोटल मिला के आपको जो है एक प्रैक्टिस टेस्ट 2 पार्टों में मिलता है, और दोनों पार्टों को मिला करके आपको 25 से 26 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्ट में मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में 12 to 13 क्वेश्चन और सेकंड में भी उतने ही। तो टोटल मिला के 25 या 26 क्वेश्चन आपको दोनों पार्ट को मिला के मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट देखिए, दोनों पार्टों में आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, और उन क्वेश्चनों को कैसे आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे किस टॉपिक से पूछा गया है, और फिर जो है हम सब लोग मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। If it goes with an average speed of 35 km per hour, it is late by 15 minutes. The total distance of journey is। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस से, समय और दूरी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो तो स्पीड बराबर क्या होता है, आपने कहा स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर आपसे कहा जाए कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वह अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचती है, और अगर वह 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो जो है 15 मिनट लेट हो जाती है। तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हमने यहाँ पर मान लिया देखो कि अगर यह 40 की स्पीड से चलती है तो यह टी टाइम पर पहुँचती है। कितने टाइम पर? टी टाइम पर पहुँचती है, ठीक है ना। टी टाइम को आप टी आर मान लो, टी घंटे में पहुँचती है। 35 की स्पीड से जब ये चलती है
तो ये है टी प्लस 15 मिनट। अब देखो ये मिनट है, हमने इसको आर में माना है, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, अपॉन 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टी प्लस 1/4 आवर हो जाएगा, ये भी आपका आवर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर। भाई 40 की स्पीड से जब चलती है तो टी टाइम पर पहुंचती है, ठीक है ना, उससे डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम टी है, और जब 35 की स्पीड से चलती है तो टी प्लस 15 मिनट, वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अब इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 60 कर देंगे। अब जरा देखिए, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर आपका आ जाएगा जो है, यहां पर हो जाएगा आपका जो है, क्या हो जाएगा, देखो ये आपका दिया है तो ये हो जाएगा आपका, अब देखो जब 40 की स्पीड से है तो टी घंटे में, और 35 की स्पीड से तो टी प्लस 15, तो अब देखो आपका क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 40 टी इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू टी प्लस कितना हो जाएगा 1/4। अब यहां से आपको टी की वैल्यू मिल जाए, कितना हो जाएगा आपका ये 40 टी, ये 35 है, 30 नहीं है, कितना है आपका 35, ओके। 40 टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 35 टी, और प्लस हो जाएगा आपका 35/4, कितना हो जाएगा, इसके इस्तेमाल मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है, कितना आ जाएगा, देखो अब ये जब इसकी इधर आप इसको लेके आएंगे टी को, तो कितना हो जाएगा आपका 5t, 40t हो जाएगा आपका 40t माइनस 35t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 35/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 35/4 इंटू 5 हो जाएगा, नहीं भाई यहाँ से 5t बचेगा, तो t इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा आपका 35/4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 35/20, 35/20, ठीक है ना। तो ये t कितना आ गया आपका 35/20। अब यहाँ पे कह रहा है देखो कि आपने माना था कि जब 40 की स्पीड से जाती है तो t घंटे में वो पहुंच जाती है, तो t की वैल्यू आपको मिल गई, t की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 35/20। स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस अब आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, d बराबर होता है s इंटू टी। तो देखो d बराबर कितना है, स्पीड कितनी है 40, टाइम कितना निकाला आपने 35/20, तो ये हो जाएगा 20 2 जा 40 और 35 2 जा हो जाएगा 70। तो जो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगी आपकी 70 किलोमीटर। कितनी निकल के आएगी आपकी 70 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाली 35/20 और डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब 40 की स्पीड से वो चल रही थी तो वो टी टाइम पर पहुंच रही थी। तो 40 की स्पीड, आपको स्पीड पता है, टाइम आपने निकाल लिया, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 इंटू 35/20। तो 20 2 जा 40 और 35 2 जा आपका हो जाएगा 70। तो जो डिस्टेंस है यात्रा की, जो कुल दूरी है, वो है आपकी जो है 70 किलोमीटर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं भाई क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स सेमी पैरामीटर इज 27 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका अर्ध परिधि 27 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, सर्कल का क्षेत्रफल होता कितना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेमी पेरीमीटर कितना दिया गया, अर्थात अर्ध परिधि, ठीक है ना। सेमी पैरामीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिधि कितनी दी गई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। कितना दिया गया है आपको
27 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे अगर सर्कल की रेडियस मिल जाए, सर्कल की रेडियस मिल जाए तो जो है हम आसानी से पाई आर स्क्वायर से भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आर की वैल्यू मिल जाए तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो इन रेडियस कितना होता है, इन रेडियस की अगर बात करें तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 81 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और आपका जो है सेमी पेरीमीटर कितना है 27। तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। अर्थात जो आर की वैल्यू है, ठीक है ना, इन रेडियस मतलब आर कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर जरा देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 3 का होल ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 प्लस एक्स रूट 3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट 3 देन द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज। अगर 2 प्लस एक्स रूट 3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट 3 हो तो एक्स का सबसे सरल मान क्या है, 1 है, -2 है, 2 है कि -1 है। तो इतना तो क्लियर है कि भाई या तो 1 आएगा या तो आपका 2 आएगा। अब माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा ये आपको देखना है। तो यहां पर देखो दिया गया आपको x रूट 3 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 2 प्लस है, 2 प्लस एक्स रूट 3, 2 प्लस एक्स रूट 3 इक्वल्स टू है आपका 1/2 प्लस रूट 3। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां पर हम अगर इसको सॉल्व करते हैं 1/2 प्लस रूट 3, तो यहां पे जो है आपका देखो ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ठीक है ना, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, अर्थात हर का परमेयीकरण कर दीजिए। तो रेशनलाइजेशन जब होगा तो देखो इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो सिंबल है ना वो रेशनलाइजेशन करने पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अर्थात अगर ये प्लस है तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 का होगा और नीचे भी आपका 2 माइनस रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो है आपका ऊपर और नीचे दोनों जगह इसका मल्टीप्लाई होगा। सिंबल इसका जो है बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा देखो जरा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और ये माइनस का हो जाएगा आपका 3। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3/1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो 1 बचेगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स रूट 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 आ गया। ठीक है ना, तो इसको हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब जरा देखो तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका जो है एक्स रूट 3 इक्वल्स टू माइनस का रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू बचेगा माइनस का 1, x इक्वल्स टू कितना बचेगा माइनस का 1। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और x की जो है हमें सिंपलेस्ट वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो x की जो है सिंपलेस्ट वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, अर्थात x का सरल मान हो जाएगा आपका माइनस का 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए भाई, 4th नंबर क्वेश्चन है।
4th नंबर क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि द शैडो ऑफ ए ट्री व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 20 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको जो है यहाँ पे √3 = 1.73 का यूज करना है। एक वृक्ष की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है तो उसकी छाया 60 डिग्री की छाया से 20 मीटर अधिक लंबी होती है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 की जगह 1.73 का प्रयोग करें। तो देखो ये हो गया ट्री, ये हो गया आपका ट्री, ठीक है ना। अब उसकी छाया यहाँ पे कुछ ऐसे पड़ेगी। तो कह रहा कि जो एलिवेशन एंगल है जब वो 45 डिग्री का है तो जो उस पर छाया पड़ती है वो 60 डिग्री की है, ठीक है ना। ये तो कह रहा कि जो द शैडो ऑफ ए ट्री व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, अर्थात ये जब 45 डिग्री है तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है शैडो से ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है ना। कितने का बना है? 60 डिग्री का। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री फाउंड टू बी 20 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो अब ये जो है ना ये कितने डिग्री का है? ये कितना ज़्यादा है? 20 आपका मीटर ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है 20 मीटर, ठीक है ना। 20 जो आपकी जो ये छाया है, छाया से 20 मीटर क्या है? अधिक लंबी होती है, ठीक है ना। कौन? ये जो आपका एलिवेशन ऑफ एंगल है तो ये ज़्यादा है इससे जो इसकी शैडो पड़ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपने डिस्टेंस मान ली x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली आपने x। भाई कह रहा है कि जो आपकी ट्री की जो शैडो पड़ रही है, ठीक है ना, तो जो आपका सन का जो आपका एलिवेशन एंगल है, ठीक है, वो 45 डिग्री, वो उससे ज़्यादा है। कितना? आपका 20 मीटर, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा है, उससे ज़्यादा लंबी है उससे। तो भाई अगर ये 20 मीटर तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने कितना मान लिया? यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया x। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि ये A है, ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है और यहाँ पर आप C मान लो, यहाँ पे आप C मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने C मान लिया। अब देखो यहाँ पर आपको इसकी हाइट बतानी, ये ट्री है, इसकी हाइट आपको बतानी है, इसकी हाइट आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप ले लो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। लाल बटे कक्का से आप याद रख सकते हैं LAL अपॉन KA। L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, ठीक है ना। तो लाल बटे कक्का से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो L मतलब क्या हो जाएगा आपका? लंब। लंब मतलब जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। A मतलब हो जाएगा आपका आधार मतलब बेस, ठीक है ना। K मतलब कर्ण, मतलब जो आपका जो है क्या? हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ tan जो है थीटा की, तो अगर सबसे पहले मैं त्रिभुज यहाँ पर ले लूँ कौन सा? अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ त्रिभुज ABC, अगर मैं ABC लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मुझे भाई यही h की वैल्यू तो मुझे चाहिए। तो त्रिभुज ABC में अगर मैं tan 60 लेता हूँ तो tan 60 बराबर हो जाएगा आपका h/x। कितना हो जाएगा? h/x हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी आपने? x। और यही तो ट्री की शैडो है, ठीक है ना। ये तो एलिवेशन ऑफ एंगल किसका है? सन का है। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 बराबर h/x। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3 = h/x। तो ये h बराबर हो जाएगा आपका √3 × x। कितना हो जाएगा? √3 × x। अब अगर x की वैल्यू मिल जाए तो आप आसानी से जो है h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो जो आपका एलिवेशन ऑफ एंगल है, अगर अब हम जो है यहाँ पे ट्रायंगल ABD की बात कर लें, ठीक है ना, ABD की बात कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब अगर यहाँ पे हम tan थीटा लेते हैं, अगर tan थीटा लेते हैं अर्थात tan 45 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या? हो जाएगा h/ अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस कितना हो जाएगा आपका? 20 + x,
कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स। क्लियर है? क्योंकि भाई यहां से यहां तक पूरा अब लेना है ना, तो यहां से यहां तक पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस आपकी, ये भाई 20 है, ये एक्स, टोटल डिस्टेंस आपकी 20 प्लस एक्स है। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कितना है आपका h और आपका बेस कितना है 20 प्लस एक्स। अब देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस आपका x, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका h अपॉन 20 प्लस एक्स। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका h इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसको अगर आगे हम सॉल्व करते कितना हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं जो है 20 प्लस एक्स इक्वल टू एच, लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जरा आगे, यहां से एक लाइन खींच देते ताकि उधर भी हम आसानी से सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है √3x है, तो अगर आप यहाँ पे h की वैल्यू को रख दें तो ये हो जाएगा आपका √3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। अब x x एक तरफ कर लो, x x एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका, अगर देखें तो हो जाएगा √3x माइनस एक्स इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73, √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73। तो अगर मैं x को यहाँ से बाहर ले लूँ तो कितना हो जाएगा 1.73 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 के, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 अपॉन हो जाएगा 0.73। अब आप 20 में 73 से भाग दे दीजिए तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जरा भाग दीजिए भाई, तो देखो 73, अब ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए आप जो है 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, जगह 2 जीरो और बढ़ा दिया। अब इसमें जरा भाग दे लीजिए भाई, क्योंकि पॉइंट लगा है, अगर इस पॉइंट को अर्थात इस डेसिमल को हटाना है तो भाई जितने अंकों के बाद डेसिमल उतने जीरो पर बढ़ा दीजिए। तो हमने 2 जीरो पर बढ़ा दिया। अब जरा 73 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 हो जाएगा। 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, और ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा। फिर आपका जीरो यहाँ आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 7 8 जा होता है 56, ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 7 3 जा 21, 2 आपका होल्ड हुआ, 7 7 जा आपका हो जाएगा 49 और 2 हो जाएगा आपका 51। फिर कितना 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 1 गया 2। फिर देखो डेसिमल लगाया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया। 7 4 जा 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम। 3 3 जा 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, कितना बचेगा 10 में से 9 गया तो 1 और 8 में से 1 गया तो 7, फिर जीरो आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 7 8 जा 56, 7 9 जा आपका होता है 63, तो 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम ले लो। 9 3 जा आपका हो जाएगा कितना 9 3 जा 27, तो 7 यहाँ आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 9 7 जा 63 और 2 हो जाएगा 65। तो ये 2 अंकों तक हम ले लेते हैं। तो जब इसमें इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27.39, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 27.39। अभी वो और आगे तक भाग जाएगा, हमने ये जो है लगभग में एक वैल्यू ले ली। क्लियर है। अब देखिए जब x की वैल्यू आपको मिल गई है तो यहाँ पे आपको तो निकालना है h। अब h बराबर क्या है, तो आपने कहा ये है √3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, अब √3 की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 1.73 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 27.39। ठीक है, बात क्लियर है भाई। h बराबर क्या है आपका √3 इंटू एक्स है ना,
ठीक है ना। x की वैल्यू आपने निकाली कितनी है 27.39, तो 1.73 में 27.39 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा आप एक काम करो, 2739 में आप मल्टीप्लाई कर लो किसका, 2739 में आप मल्टीप्लाई कर दो 173 का, जरा करो भाई कितना आएगा। सबसे पहले 100 का कर लो तो 273900 आ जाएगा, फिर 70 कर दो तो 0, 7 9 जा 63 तो 3 आ जाएगा, 6 आपका होल्ड हो गया, ठीक है ना। 7 3 जा कितना 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका 27, 7 2 आपका होल्ड हुआ, 7 7 जा आपका 49, 2 हो जाएगा 51, 5 होल्ड हुआ, 7 2 जा 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका 19। ओके 3 से करो, 3 9 जा 27, 2 आपका होल्ड हुआ, 3 3 जा 9 और 2 हो जाएगा 11, 1 होल्ड हुआ, 3 7 जा 21 और 1 हो जाएगा 22, आपका 2 होल्ड हुआ, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। सबको जरा ऐड करके कितना आएगा देखिए जरा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 और 1 आपका 4 आएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 9 2 11 7 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 8 1 9 9 3 12, तो 2 आ जाएगा, क्लियर है। और इसी प्रकार से आगे ऐड करिए, क्लियर। और जगह जरा आगे इस प्रकार से ऐड करिए, कितना हो जाएगा यहाँ तक 7 3 1 4 9 2 11 7 18, हासिल आया 1, 8 3 11 1 12 और 12 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। एक भी बच गया, 9 7 16 और 1 17, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे एक और बच जाएगा, 2 1 3 1 4, तो हो जाएगा आपको कितना यहाँ पे 47। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 47 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका जो है 47.3847, कितना हो जाएगा 47.387, जिसको आप लिख सकते हैं जो है कितना 47.39 सेंटीमीटर। तो यही h की वैल्यू आ जाएगी, यही h की वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो वहाँ पे √3 की चूंकि वैल्यू रखना है इसलिए वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना है, आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि नहीं सर √3 का रख दिया तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल करिए, बिल्कुल डरने की जरूरत, उसको पार्टों में तोड़ कर करिए, ठीक है ना, और आपका आंसर बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 12 = 0 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 2। यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है, 19 के, 25 के, कि 14 के, 24 के। देखो जरा, अगर जो है इक्वेशन आपका दिया गया है जो है इस प्रकार से कि ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0 और जो है अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो देखो क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका c/a। कितना हो जाएगा c/a। अब देखो जो आपको इक्वेशन दिया गया वो दिया गया आपका x² - 7x प्लस आपका 12 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है तो आपने कहा -7 है और c की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है। अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा की बात हम कर लें तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, आपने कहा हो जाएगा माइनस और माइनस का 7/1, तो ये हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा c/a अर्थात 12/1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। अब देखो आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होता है कि नहीं होता भाई।
ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये तो होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, अगर हमको चाहिए वैल्यू इसकी, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आपने कहा ये है 7, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 24, तो ये आ जाएगा आपका 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है अगर आपको ध्यान देना है कि अगर ये इक्वेशन दिया गया है, इसके दो मूल दिए गए हैं, तो अल्फा बीटा ए बी भी हो सकता है, तो a प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। क्लियर है? यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन आपका क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 7, c इक्वल्स टू 12, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 7, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपका 12, और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितनी वैल्यू आ जाएगी 25, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा 6 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 600 रुपीज पर मंथ एज 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% साधारण ब्याज के रूप में प्रति माह 600 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी का पता लगाएं। तो यहां पर देखो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो यहां पे अगर हम देखें, अच्छा जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है अर्थात साधारण ब्याज है। और सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पे P आपका क्या है प्रिंसिपल है, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T आपका क्या है टाइम है, ठीक है ना, T क्या है आपका टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 6%, ये आपका मासिक दिया गया है, ये आपका जो है 6% साधारण ब्याज के रूप में प्रति माह 600 रुपए का मासिक। अब देखो जो उसको इंटरेस्ट चाहिए वो प्रति माह चाहिए, अर्थात हर महीने उसको जो है चाहिए कितना होगा। अब इसी प्रकार से देखें अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम अब आपका जो है टाइम यहाँ पे मंथली है, टाइम आपका मंथली है अर्थात 1 मंथ, टाइम आपका मंथली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% दिया गया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका जो है ईयरली होता है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ दिया गया कि 6% साधारण ब्याज के रूप में प्रति माह 600 रुपए का मासिक ब्याज। अब उसको जो ब्याज चाहिए वो मासिक चाहिए, तो जब ब्याज मासिक चाहिए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो मासिक होना चाहिए, या फिर जो है आप इस टाइम को जो है ईयर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें और एसआई कितना है, एसआई कितना है जो उसको चाहिए, एसआई जो है वो है आपका 600 रुपीज, एसआई है आपका 600 रुपीज, एसआई है आपका 600 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा जो है 600 इक्वल्स टू, अब देखो P तो आपको फाइंड करना है अर्थात प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 इंटू 1, ठीक है ना। अब इसको जो है कितना कर दो 1/12 कर दो, मंथली को ईयरली में कन्वर्ट कर लो, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या P इंटू 6 इंटू 1 अपॉन लिख सकते हैं 100 इंटू 12 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे आ जाओ जरा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 600 इंटू ये हो जाएगा आपका जो है कितना इंटू 100 इंटू 12
अपॉन हो जाएगा आपका जो है 6 इंटू 1। देखो ये आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 4 जीरो तो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 4 जीरो कितना हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 अर्थात जो प्रिंसिपल उसको चाहिए, जो प्रिंसिपल उसको चाहिए वो चाहिए 1,20,000। 1,20,000 तो यही आपका जो है मूलधन होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगर उसको 600 रुपीज पर मंथ जो है ब्याज चाहिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उसको जो प्रिंसिपल चाहिए है वो चाहिए होगा 1,20,000 रुपीज। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल फार्मूला PRT अपॉन 100, जहां पे P आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T आपका टाइम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे मांग क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि द इनकम ऑफ A इज 20% हायर देन दैट ऑफ B, द इनकम ऑफ B इज 20% लेस देन दैट ऑफ C, व्हाट परसेंट लेस इज A's इनकम फ्रॉम C's इनकम। A की आय B की तुलना में 20% अधिक है, B की आय C की तुलना में 25% कम है, C की आय से A की आय कितने प्रतिशत कम है? 7%, 8%, 10% की 12 पॉइंट आपका जो है 5%। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे जो है 3 व्यक्ति, देखो एक A है, एक B है और एक तीसरा व्यक्ति C है। कह रहा है कि जो B की आय है वह C की तुलना में 25% कम है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि A इज 20% हायर देन दैट ऑफ B, द इनकम ऑफ B इज 20% लेस देन दैट ऑफ C। तो जो B की आय है C की तुलना में 25% कम है। तो अगर मैं यहां पर C की आय 100 मान लूं तो B की आय कितनी हो जाएगी आपकी 75। B की आय कितनी हो जाएगी 75। भाई 25% कम है, अर्थात अगर उसकी आय 100 रुपए है तो 100 रुपए का 25% कितना होगा 25 होगा। तो अगर C की आय 100 रुपए है तो B की आय 75 रुपीज होगी, जो कि 25 रुपए कम होगी। और जो A की आय है, जो A की आय है वह B की तुलना में 20% ज्यादा है, B की तुलना में 20% ज्यादा है। B की आय अगर 75 है तो 75 का 20% निकाल लो, 20/100 कर दो। तो यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं 75 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 रुपीज। तो 75 का 20% आपका हो जाएगा 15 रुपीज, अर्थात A की आय हो जाएगी 90 रुपीज। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं भाई? अगर C की आय आपने 100 रुपीज मानी तो B की आय कितनी आ जाएगी 75 रुपीज। चूंकि B की आय C की आय से 25% कम है तो 100 का 25% 25 होगा। तो अगर C की आय 100 रुपीज है तो B की आय 75 है। अब जो A की आय है वह B की आय से 20% ज्यादा है, तो 75 का 20% कितना हो गया 15 रुपीज, तो 15 रुपए उसकी ज्यादा है। तो अगर B की आय 75 रुपीज है तो A की आय आपकी 90 रुपए है। अब कह रहा है कि जो A की आय है वह C की आय से कितना कम है। तो आपने कहा कि जो A की आय की अगर बात करें, देखो C माइनस A कितना है, तो आपने कहा C की आय 100 है, A की आय 90 है, 10 रुपए कम है। किसकी अपेक्षा? C की अपेक्षा। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आपका हो जाएगा 10 रुपए कम है, किसकी अपेक्षा 100 रुपए के अकॉर्डिंग, इंटू 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट कम है 10%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 10% कैसे आया समझ में आ गया भाई। C कमा रहा है 100 रुपए, A कमा रहा है 90 रुपए, तो A कितने रुपए कम कमा रहा है 10 रुपए। किसके अकॉर्डिंग? C के अकॉर्डिंग। तो 10/100 इंटू 100 इसलिए करना है क्योंकि भाई परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने में इंटू 100 करना है। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं।
ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। इफ ए गिव्स 2 rupees to B, the money will be in the ratio 1:1। What were the initial amount they had? ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो धन 1:1 के अनुपात में होगा। उनके पास आरंभिक राशि कितनी थी? 12 रुपए और 6 रुपए की, 16 रुपए और 8 रुपए, 8 रुपए और 4 रुपए, 6 रुपए और 3 रुपए। देखो जरा भाई, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया आपका 2:1। कितना दिया गया है? 2:1। तो अगर हम यहाँ पर मान के चलें तो हमने मान लिया कि ए के पास 2x, जो आपका जो है भाई टोटल जो मनी होगी कितनी होगी, किस अनुपात में है? 2:1 के रेशियो में है। तो हमने मान लिया कि इसमें जो है ए का रेशियो, ए का शेयर कितना है? 2x, और बी का शेयर है आपका x। बी का शेयर है आपका x। क्लियर है? टोटल मनी कितनी हो जाएगी? टोटल मनी की अगर हम बात करें, टोटल मनी की कितनी है? दोनों टोटल मनी कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा हो जाएगा 2x + x, अर्थात टोटल मनी है 3x। अगर टोटल मनी पूछ जाएगी तो 3x आ जाएगा, जो भी x की वैल्यू उस पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखो भाई, यहाँ पे जरा कितना आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए बी को 2 रुपए देता है, ए का शेयर है कितना? 2x। अगर जो है ये 2x में से 2 रुपए उसको दे देता है, और अब देखो x का शेयर कितना है? x ने उससे 2 रुपए ले लिया, तो अब जो रेशियो है 1/1 हो जाता है। यही तो कह रहा है भाई, 2 रुपए उसने उसको दे दिया अपने पास से, तो ए का शेयर था कितना? 2x, तो 2x - 2, और लिया किसने? b ने, और b का शेयर कितना है? x, तो x + 2, तो रेशियो कितना हो जाता है? 1/1 हो जाता है। तो अब जरा देखो कितना हो जाएगा आपका, ये 2x इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो -2, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x + 2। तो अब यहाँ पे x एक तरफ कर लो, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2x - x = 2 + 2। तो x = कितना आ जाएगा आपका? 4। x = कितना आ जाएगा आपका? 4। तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल मनी अगर पूछी जाएगी तो टोटल मनी हो जाएगी आपकी जो है 3 × 4। 3 × 4 ये हो जाएगी आपकी 12 रुपीज़। लेकिन हमसे पूछा गया कि इनके पास आरंभिक राशि कितनी थी, तो ए का पार्ट कितना था? तो आपने कहा कि ए का जो भाग था वो था आपका 2x, x की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 × 4 कितना आ जाएगा आपका? 8 रुपीज़। और b की कितनी है? तो आपने कहा x है, x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 4, तो 4 रुपए और 8 रुपए है। ए के पास है 8 रुपए और b के पास है 4 रुपए। और सही बात है भाई, जब इसको ये 2 रुपए दे देगा, ठीक है ना, जब ए जो है बी को 2 रुपए दे देगा तो इसके पास भी 6 रुपए हो जाएंगे, इसके पास भी 6 रुपए हो जाएंगे, तो रेशियो 1:1 में हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर भाई ये इसको 2 रुपए देता, अगर ए के पास 12 रुपए होते और बी के पास 6 रुपए होते, अगर ए बी को 2 रुपए देते तो इसके पास 10 रुपए बचते, इसके पास 8 रुपए। 1:1 में नहीं आता। ये इसको 2 रुपए देते तो यहाँ 14, यहाँ कितना? 12। ये भी 1:1 में नहीं आता। ये इसको अगर 2 रुपए देते तो ये 5 रुपए, ये आपका ये तो घट गया। इसके पास कितना बचा? इसके पास बचा 3 रुपए, तो 3:5 आ जाता। इसलिए आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन आपसे चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स AC and BD meets at P if angle ABP equals to 110 degree and angle CBD equals to 30 degree, then कोण ADB measures। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण AC और BD P पर मिलते हैं यदि कोण ABP equals to 110 हो और
कोण सी बी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो कोण ए डी बी का माप क्या होगा बताइए? 55 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा कि 70 डिग्री होगा? तो यहाँ पे जरा देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये एक सर्कल है, ये आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर एक आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा कुछ ऐसा। ये हो जाएगा आपका जो है चक्रीय चतुर्भुज, ये हो जाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, कुछ ऐसा। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके दो डायगोनल्स हैं, एक AC और एक BD, ये मिलते हैं P पर, ये मिलते हैं P पर, अर्थात एक डायगोनल आपका ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो जाएगा, और ये जहाँ पर मिलते हैं ये पॉइंट है P, ठीक है ना, एक डायगोनल आपका ये हो गया, और ये जहाँ पर मिलते हैं वो वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया, ये पॉइंट है आपका P, ठीक है ना, ये जहाँ पर मिलते हैं ये आपका पॉइंट P पर मिलते हैं। अब देखो, आपने अगर इसको जो है, इसको अगर A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, इसको D नाम दे दिया, ABCD, ये आपका जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोण जो आपका ABP है, अर्थात ये एंगल आपका 110 डिग्री का है, ठीक है ना, और CBD अर्थात ये एंगल जो है, ये एंगल आपका 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है ना। देखो दिया गया ना कि कोण आपका जो है APB इक्वल्स टू आपका जो है 110 डिग्री, और आपका जो है कोण दिया गया है आपका CB और क्या है CBD इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो है कोण ADB, ये एंगल आपको बताना है, ADB ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर जरा देखो, अगर हम यहाँ पर देखें और हम ये ट्रेंगल ले लें, कौन सा, ADP या ABD, ये ट्रेंगल अगर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोण ABAPD प्लस कोण DAP प्लस कोण आपका जो है AD प्लस कोण ADP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो ये हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो APD फिर ADP और फिर DAP, इन तीनों का कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो आपका ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, क्योंकि ये एक ही आर्क के द्वारा बनाए गए। कौन कौन सा, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोण CBD इक्वल्स टू हो जाएगा कोण CAD के, इक्वल्स टू कोण हो जाएगा CAD के। तो अब देखो कोण CBD है कितना 30 डिग्री, तो कोण CAD अर्थात ये कोण कितना हो जाएगा आपका जो है 30 डिग्री, ये कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं तो DAP ये एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल आपका अगर मिला दिया जाए तो 180 डिग्री का हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री का। अब ये अगर 110 डिग्री का है तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री का। बात मेरी समझ में आ रही कैसे, देखो अगर मैं आपसे कहूं तो ये पूरा एंगल कौन सा DPB, अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो एंगल है आपका जो है एंगल DPB, कोण जो है आपका DP और B, ये पूरा हो जाएगा आपका 180 डिग्री का, ठीक है ना। अब देखो मुझे यहाँ पर BPA पता है और मुझे निकालना है DPA, तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कोण DPA तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है
कोण जो है आपका DPB से आप इसको माइनस कर दो। तो यहां पर जब आप इसको माइनस करेंगे, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो 180 डिग्री से जो है आप कितना 110 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। कितना हो जाएगा 70 डिग्री। भाई आप भी समझ सकते हैं कि जब ये स्ट्रेट लाइन में एक एंगल बनता है तो वो आपका 180 डिग्री का बनता है। तो ये आपका अगर 110 है तो ये 70 हो जाएगा। तो आप DPA इसकी वैल्यू मिल गई 70, इसकी वैल्यू मिल गई 30। तो अब यहाँ पे D निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इन तीनों कोणों का मान कितना है 180। तो यहाँ पे मुझे चाहिए D कोण की वैल्यू, इसकी कितनी है P वाले की APD कितना है आपका 70। तो ये हो जाएगा आपका 70 और प्लस यहाँ पे जो है DA, ये आपका DAP कितना है 30 और प्लस आपको चाहिए यहाँ पे कोण ADP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका कोण ADP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 100। तो ये आ जाएगा आपका कोण ADP इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो एक कोण तो पूछ रहा है, कह रहा है कि ADB, तो कोण ADP बराबर हो जाएगा कोण ADP बराबर हो जाएगा कोण ADB के। तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और कोण ADB ही तो आपको बताना था, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई भाई। CBD और CAD इसलिए बराबर क्योंकि एक ही जो है चाप के द्वारा बनाए गए हैं। और ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का, जब ये 110 है तो भाई ये 70 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो टोटल एडिशन होगा 180 हो जाएगा। तो ये एंगल आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है, तो ये आपका 80 डिग्री निकल आएगा। ये एंगल भाई यही तो पूछ रहा है कि ADB क्या होगा, तो ADP बराबर ADB के होगा, इसलिए जो है आपका वो कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी 80 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 and 455 respectively. If one of the number lies between 75 and 125, then that number is। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 13 और 455 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या क्या है? 78 है कि 104 है कि 91 है कि 117 है? देखिए यहाँ पर आपको HCF दिया गया है और LCM दिया गया है, ठीक है ना। HCF कितना है 13 है और आपका LCM कितना है 455 है। अच्छा HCF क्या होता है? तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, जिसका भी वो जिस संख्या का भी HCF है, चाहे वो दो संख्याओं का हो चाहे तीन संख्या हो, तीनों संख्याएं दोनों संख्याएं उस नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। और LCM क्या है? जैसे दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याएं 13 से डिविजिबल हैं, और जो LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, अर्थात जो LCM है वह उन दोनों संख्या से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर देखो अब कह रहा है कि एक जो संख्या है उनमें से वो 75 और 125 के बीच में, और वही संख्या आपको बतानी है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो HCF कितना दिया गया है? तो आपने कहा HCF दिया गया है 13। अच्छा LCM कितना दिया गया है? LCM दिया गया है 455। अगर इसके हम फैक्टर निकालें, देखो जरा इसके फैक्टर निकालो भाई। 455 है तो 5 से ये डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है ना। फिर किससे 7 से 7 कितना 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से कितना आ जाएगा 1। तो ये जो है इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो एक जो संख्या है
एक जो संख्या वो 75 और 125 के बीच की आपको बता दिया गया। अब देखो HCF कितना है आपका 13, LCM के फैक्टर कितने आ गए 5, 7 और 13। अगर मैं यहाँ पे आपसे संख्या निकालूं, अगर मैं पहली संख्या निकालूं भाई 13 इंटू 5, तो आपने कहा ये तो 65 है, ये 75 से कम है। अच्छा 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 91, ठीक है ना। और एक हो जाएगा 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 हो जाएगा आपका 169। अब देखो संख्या किसके किसके बीच में है 75 और आपका जो है 125 के बीच की, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 91। कितनी संख्या हो जाएगी 91, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। HCF आपका 13 दिया गया है, LCM जो है आपका इसके फैक्टर क्या देंगे 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है ना। तो भाई संख्या जो है आपकी एक संख्या जो 75 125 के बीच में है, अगर हम 13 कैसे मल्टीप्लाई करें 65 पर जो 75 से छोटा है, ये आपका 91 है, ये आपका 169 है, 169 125 से ज़्यादा है, तो इसकी कंडीशन को कौन फॉलो करता है 91, तो संख्या हो जाएगी 91, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 11th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% gets 42 marks more than the pass mark, then the percentage of pass mark is। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जो 32% प्राप्त करता है उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत कितना है, 52% है कि आपका जो है 50% है कि 33% है कि आपका 25% है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन कि जो 20% जिसको प्राप्त होते हैं वह 30 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, और जिसको जो है 32% अंक प्राप्त हुए वह 42 अंकों से क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया, ज़्यादा उसको मिल गए, ठीक है ना। उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है वो। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे सबसे पहले क्या निकालना है टोटल नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले हमको निकालना है कि भाई पूर्णांक कितने का है, टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है ना, जिस पर जो है हमें परसेंटेज। तो सबसे पहले आप टोटल नंबर निकालो। तो अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर ले, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है देखो, यहाँ पे आपने कह दिया कि भाई जिसको 20% अंक प्राप्त हुए, जिसको 20% जो अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका 20% जिसको अंक प्राप्त हुए, 20% जिसको अंक प्राप्त हुए वह 30 अंकों से क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया, सॉरी 30 अंकों से क्या हुआ अनुत्तीर्ण हो गया, सॉरी अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर यहाँ पर देखो वह इतने अंकों से क्या हो गया आपका अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो अगर उसको 30 अंक और मिल जाते, अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। उसको 30 अंक अगर और मिल जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। भाई 20% तो मिल रहा है, 30 नंबर अगर और मिल जाते, 30 नंबर से ही तो फेल हुआ है, तो 30 वो आपका पास हो जाता। दूसरा कह रहा है कि जिसको जो है कितने मिले 32%, वह जो है ज्यादा अंक उसने अर्जित कर लिए, कितने 42, जो आपका उत्तीर्ण का जो प्रतिशत था उससे उसके ज्यादा अंक आ गए, कितने 42, ठीक है ना। तो अब जरा इनसे देखो, मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो परसेंट एक तरफ कर लो, तो 32% माइनस 20% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30 प्लस 42, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 72। तो ये हो जाएगा आपका आपका इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 72/12 इंटू 100, ठीक है ना। भाई परसेंटेज है तो अपॉन 100 आ जाएगा, तो अपॉन 100 में आपका 100 ऊपर चला जाएगा, तो 12 6 जा आपका हो जाएगा 72। तो टोटल मार्क्स इतने हैं आपके 600। टोटल मार्क्स इतने निकल के आ गए, टोटल मार्क्स कितने निकल के आ गए, तो टोटल मार्क निकल के आ गए आपके 600। 600 का पूर्णांक है, 600 का पूर्णांक है।
अब देखो कंडीशन ये कि 20% के साथ अगर वो 30 नंबर और ले आता तो वह पासिंग मार्क में पहुंच जाता, और जिसके 32% आए हैं वो 42 अंक ज़्यादा उसने अर्जित किए, ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पासिंग परसेंटेज की, अगर हम बात करें पासिंग परसेंटेज की तो पासिंग नंबर कितने हैं? तो आपने कहा 600 का 20%, 600 का 20% कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा जो है 120 और प्लस 30 नंबर, अर्थात पासिंग नंबर है 150, पासिंग नंबर है 150। टोटल पूर्णांक कितने का है? तो आपने कहा पूर्णांक है 600 का, तो अपॉन 600 इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा कितना, 6 2 जा 12 और 6 5 जा आपका हो जाएगा 30, तो ये जाएगा 25%। बात मेरी समझ में आ गई भाई? देखो पासिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 600 टोटल नंबर है, टोटल पूर्णांक है, 20% उसको चाहिए, तो 20% कितना हो गया? 120, 20% तो उसने पाए हैं ना, अब उसमें 30 नंबर उसको और चाहिए तो वो पासिंग मार्क में पहुंच जाता। तो पासिंग मार्क कितने थे? 150, कितने में? 600 में, अर्थात परसेंटेज कितना था आपका? 25%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात जरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो जरा अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 28 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स quoted at 23,800 rupees are available at discount of 20%. How many pairs of trousers can be bought for 8,160 rupees? 23,800 रुपये में कोट किए गए 28 जोड़े पतलून 20% की छूट पर उपलब्ध हैं। तो 8,160 रुपये में पतलून के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? तो आपने कहा कि यदि मुझे एक जो पेयर है उसका 80% छूट के बाद कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, अगर मुझे एक पेयर का मालूम चल जाए तो 8,160 रुपये अगर मेरे पास है तो कितने में उसमें खरीद सकता हूं? मैं आसानी से बता सकता हूं। तो अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ वन पेयर ट्राउजर, ठीक है ना, सीपी ऑफ वन पेयर ट्राउजर्स, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है 23,800, ठीक है ना। कितने का डिस्काउंट है? 80% का, 80% का डिस्काउंट है। कितने पेयर हैं? 28 पेयर है। तो यहाँ से एक पेयर का मुझे मिल जाएगा भाई, एक पेयर का मुझे अगर मिल जाएगी, सीपी कितना मेरे लिए पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट? तो जितने रुपए हैं उतने में कितने पेयर में खरीद सकूंगा, आराम से बता सकता हूं। अब देखो जरा निकाल लो कितना आएगा सीपी। तो आपने कहा 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 4 से काट दो तो 4 7 28, ये 20 आ जाएगा। फिर यहाँ से काट दो इसको तो 4 7 त्रिक 21 और 7 चौको 28, ये हो जाएगा 34 इंटू 20, 34 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा? 680। एक पेयर का जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है 80% डिस्काउंट के बाद, वो पड़ेगा आपका 680 रुपीज, ठीक है ना। तो एक पेयर का सीपी कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका? जो है 680 रुपीज है। तो जो है आपके पास कितने रुपए हैं? 8,160 रुपीज है। तो आप देखो यहाँ पे कितने पेयर आप खरीद सकते हैं। तो देखो कितने पेयर खरीद सकते हैं भाई? पेयर्स बॉट, तो आपने कहा ये है आपका 8,160 रुपीज़ अपॉन 680, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जरा भाग लो, कितना आ जाएगा? 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जब जाएगा कितना बचेगा आपका? तो 11 में से 8 गया 3, तो 30, और ये 7 में से 6 गया तो 136, तो 136 6 2 जा 12, 2 टाइम जाएगा। 12 पेयर आप खरीद सकते हैं। कितने पेयर? 12 पेयर आप खरीद सकते हैं ट्राउजर्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। सबसे पहले भाई जो डिस्काउंट के बाद आपका जो है डिस्काउंट कितने का था 80%, और 80% डिस्काउंट के बाद जो आपका एक पेयर का जो दाम था वो 680 रुपीज़ था। आपके पास 8160 रुपीज़ है, तो आप 12 पेयर ट्राउजर्स जो है खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि two taps can separately fill a cistern in 20 and 30 minutes respectively. Each of the tap is opened for a minute in turn, but due to a hole at the bottom of the cistern and discharge of the water through that, it takes 3 minutes more to fill the cistern. If the cistern is full of water, to find the time taken by the hole to empty it. दो नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है, लेकिन टंकी के तल में एक छेद होने और उसमें से पानी निकलने के कारण टंकी को भरने में 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यदि हौज पानी से भरा है तो छेद द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो जरा देखो भाई, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ए और बी अगर मिलकर भरते हैं तो कितना उनको समय लगता है। तो यहाँ पे जरा देखो, ए का जो है ए कितना समय लगता है अकेले किसी टंकी को भरने में 20 मिनट, और बी कितना लेता है तो आपने कहा 30 मिनट। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क की अगर हम बात करें जो यहाँ पे इन दोनों को मिलके करना है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 60। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 60, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो 23 जा आपका 60, 32 जा 60। तो इनकी ये इफिशियंसी आ गई कितनी आपकी 3 और 2, ठीक है ना, 3 और 2 क्लियर है। 1 मिनट में जो है ए 3 लीटर पानी भर सकता है और बी जो है 2 लीटर। दोनों मिलकर कितना भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 5 लीटर भर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पहले ए को खोला जाता है, फिर 1 मिनट के लिए बी को खोला जाता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो 1 मिनट के लिए किसको खोला गया, 1 मिनट के लिए ए को खोला गया, तो ए ने कितने यूनिट काम कर दिया, 3 यूनिट काम कर दिया। फिर अगले मिनट के लिए किसको खोला गया, तो आपने कहा अगले मिनट के लिए बी को खोला गया। बी ने कितने यूनिट काम किया, 2 यूनिट काम किया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टोटल उसको जो 2 मिनट में दोनों नलों ने मिल करके 5 यूनिट काम किया, दोनों नलों ने मिलके 5 यूनिट काम किया। तो 1 मिनट में कितना करेंगे, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, तो आपने कहा 5/2, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। तो टोटल वर्क कितना है, तो आपने कहा 60। तो 60 वर्क करने में कितना समय लगेगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 60 टोटल वर्क है, और इसको करने में कितना समय लग जाएगा 5/2, ठीक है ना। कितना टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा कि 60/2 मिनट में कितना काम किया 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 60 × 2/5। तो टोटल टाइम लगा इनको 24 मिनट। टोटल जो है 24 मिनट में ये टंकी को भर देंगे दोनों मिलकर के, क्लियर है। अब देखो अल्टरनेट पे जाने पे, अल्टरनेट पे, ठीक है ना, एक बार पहले ए को फिर इसके बाद बी को खोला जाता है, तो अल्टरनेट में 24 मिनट में भर देंगे। अब कह रहा है कि नहीं, जब इन तीनों, अब इसके साथ जो है ए और बी को तो खोला ही गया, ये तो अल्टरनेट पे चल रहे, लेकिन एक तली में छेद होने के कारण, एक होल होने के कारण 3 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। अर्थात देखो अब यहां पे अगर हम बात करें तो ए भी भरने का काम कर रहा है, बी भी भरने का काम कर रहा है, इन दोनों को कितना टाइम लग रहा है 24 मिनट। लेकिन ए बी और इनके साथ एक सी आ गया, ये ए भरने का काम, बी भरने का काम, लेकिन सी जो है खाली करने का काम। सी को हमने होल मान लिया कि भाई जो होल है, ठीक है ना। अब कितने मिनट लग रहे हैं 27 मिनट। बात मेरी समझ में आ रही है भाई, ये ए और बी अल्टरनेट में 24 मिनट में भर देते, प्लस का मतलब दोनों भरने का काम कर रहे हैं।
अब जो छेद है, जो होल है, उसको हमने सी मान लिया। अब सी जो है वो खाली करने का काम करता है, तो अब लग जाते हैं 27 मिनट। अब 24 और 27 का जरा एलसीएम निकालो, तो यहां से निकल आएगा आपका टोटल वर्क। तो 24 और 27 का जरा एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, कितना आएगा देखो जरा। 24 एंड 27 कितना हो जाएगा, 2, 12 हो जाएगा, 27 होगा, फिर आपका 2, यह जाएगा 6, 27, फिर आपका 2, यह जाएगा 3, 27, फिर आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 1, 9, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, नहीं ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा, तो 8 7 56 की 6 हासिल आया 5, 8 दूनी 16, 5 21, इनका एलसीएम हो जाएगा 216, इनका एलसीएम हो जाएगा 216, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो आ जाएगा 216, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 216, यहाँ पे मिनट था, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 216। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो ए और बी की कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 8, कितनी आ जाएगी आपकी 8 नहीं 9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9 आएगी ना भाई, 24 है 27 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9, इसको भाग दे रहा हूँ ना इसमें, तो 9 4 जा 36, 9 2 जा तो 9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 9, और यहाँ कितनी है ए बी और सी की मिला के, तो 2 8 जा 8 7 जा ये 8 आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी 8 हो गई। तो अब देखो एक इफिशियंसी घट गई भाई, ये 9 वर्क कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे 8 अर्थात एक काम घट गया। तो जो ये एक इफिशियंसी है वो किसकी है, जो एक इफिशियंसी किसकी है, वो सी की ही तो है। अगर ये 9 लीटर पानी भर रहे हैं तो 1 लीटर पानी वो बाहर कर दे रहा है, तभी तो यहाँ पे एक इफिशियंसी कम हो गई। तो अगर मैं बात करूं कि सी की इफिशियंसी कितनी होगी, अगर मैं बात करूं कि सी की इफिशियंसी कितनी होगी, सी की इफिशियंसी की बात करूं तो आपने कहा 9 माइनस 8, सी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, सी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। अब देखो अगर आपका 216 लीटर पानी भरा है, उसकी इफिशियंसी 1 है, तो उसको जो है कितना समय लग जाएगा, उसको जो है 216 मिनट लग जाएगा, 216 मिनट लग जाएगा। और 216 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 घंटे, कितना हो जाएगा, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा आपका 3 आवर्स, और कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 216 में 60 का जरा भाग दे दो, तो 3 घंटे तो ये हो जाएंगे 180, और कितना हो जाएगा 36 अपॉन कितना हो जाएगा 36 अपॉन 60, तो जाएगा आपका कितना 12 3 36, 12 5 60, ये आ जाएगा आपका 3 कितना आ जाएगा 3:3/5, 3:3/5 आवर्स आपका आ जाएगा, 3 सही 3/5 घंटे आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई मेरी बात भाई। पहले ए और बी ने मिलकर काम किया, टोटल वर्क था 60, अल्टरनेट पे काम किया तो इनको दोनों को मिलकर कितना टाइम लग रहा था 24 मिनट। फिर इनके साथ सी आ गया, तो भाई यहां पर जो है ए और बी को 24 मिनट लगता है, लेकिन अब इनको भरने में 27 मिनट लग रहा है। तो यहां पर देखो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 9, इनकी इफिशियंसी 8 है। तो जो एक यूनिट कम काम हो रहा है, जो एक इफिशियंसी घट गई, किसके कारण से घट गई, वो घट गई जो है सी की वजह से, क्योंकि सी तो पानी खाली करने का काम करता है ना। तो सी की इफिशियंसी कितनी है, एक मिनट में एक काम करने की, तो 216 लीटर की टंकी, उसको 216 मिनट लग जाएंगे, और 216 मिनट का मतलब है कि 3 सही 3/5 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।